जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का नए बैच के अगले भाग में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे और इससे पहले हमने आवर्धन पर सवाल भी लगाए हैं, ठीक है। और कल जो क्लास हुई थी हमारी, वो क्या हुई थी, दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल, हमने न्यूमेरिकल लगाया था। आज हमारा टॉपिक होने वाला है आवर्धन, और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार, लाजवाब और बहुत अच्छा होने वाला है। तो बिना देर करते हुए मेरे साथ ही इस सेशन को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि आज की जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास सबसे पहली बात आती है, देखिए आवर्धन की। तो देखिए आवर्धन होता क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है और वस्तु की लंबाई होती है। उदाहरण आपको हम बना लें, यहाँ पे एक हम दर्पण बना लें, हम दर्पण बना लें, और ये कौन सी दर्पण है जल्दी बताइए। जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक ये बताइए कि ये कौन सी दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण है, सॉरी क्या है, अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में दर्पण पहचानने की, और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पालिश होता है, और यहाँ उभरे दर्पण होता है अवतल दर्पण में। यहाँ लिख लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं यहाँ, या आप यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ पे कोई वस्तु ले रखी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, वस्तु आपका शीशे जहाँ पे हमने रखा, मान चलिए कोई हमने यहाँ पे वस्तु रखा, यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इस स्थान पे बन रहा है मेरे साथी। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे साथी, v से। ये बात समझ में आती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो दूरी प्रतिबिंब, ये हम i से लिखते हैं। अभी बताएंगे कि v क्या है, i क्या है, ठीक है। और इसको हम किससे लिखते हैं, o से लिखते हैं, इसको हम o से लिखते हैं। और यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये जितनी भी दूरी है इसको हम u से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका u है, इधर देखिएगा, u आपका जो होगा वह वस्तु की दूरी होगी। क्या होगी मेरे साथी, वस्तु की दूरी होगी। और जो o आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये o, वो आपका क्या होगा, वस्तु की लंबाई। क्या होगी, o बराबर वस्तु की लंबाई। ये वस्तु, ये आपका o है, वस्तु की ये क्या है, लंबाई, ठीक है। v आपकी है, v बराबर आपका है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। v हो गया आपका, i है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, i है प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए मेरे साथ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी जो आवाज़ है वो बहुत स्लो आ रही है, ठीक है। आपको स्लो सुनाई दे रही होगी, लेकिन स्लो सुनाई देने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं स्लो बोल नहीं रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ इतना स्लो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी क्लास में इतना मतलब कि आवाज़ मुझे तेज सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपसे, आवाज़ बाहर तक सुनाई देती है। इसलिए मैं अपनी आवाज़ को धीरे से बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पर धीरे से बोलने से पूरा आवाज़ जो है ना कैप्चर करके आता है, ठीक है। ये दिक्कत आपको सहनी पड़ेगी।
ये हमारा क्लासरूम है, हमारा घर नहीं है, ना हमारा स्टूडियो सेटअप है। ये हमारा क्लासरूम है। जब तक मैं अपने कॉलेज में हूँ तब तक आपको यहीं से पढ़ाया जाएगा, और जब मैं कॉलेज से चला जाऊँगा तो हमारा स्टूडियो सेटअप होगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? देखिए क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, आप जो देख रहे हैं ये प्रतिबिंब की लंबाई है, और वस्तु की लंबाई आपकी जो दी हुई है, वस्तु की लंबाई को ऐसे लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे साथी? ये आपकी वस्तु की लंबाई। ठीक है, अनुपात को क्या? अनुपात को आवर्धकीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि वस्तु की लंबाई है प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। यह इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक क्यों नहीं होता है अभी बताता हूँ। जब ध्यान से देखिए तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? m बराबर क्या है? पहले प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को हम आगे में लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद किसके है? वस्तु की लंबाई के अनुपात, यानी कि नीचे है वस्तु की लंबाई, ये हमारा सूत्र बन गया है m बराबर I/O। अब देखिए इसका मात्रक क्यों नहीं होता है? मान चलिए आप ये प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको आप किसमें नापेंगे मेरे साथ? मीटर में नाप सकते हैं, और वस्तु की लंबाई को भी हम मीटर में नापेंगे। यानी कि यहाँ बटे हो गया। अब ये क्या बनेगा? कहानी खत्म। इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे साथी? अब इसके लिए एक सूत्र और होता है, जैसे कि हमने इस पर सवाल आया था, -v/u। ये आपके दो सूत्र हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, इस पर निष्कर्ष आपको लगाने होंगे। ये सूत्र केवल दर्पण के, क्या दर्पण के, ये जो आपका सूत्र है ये केवल दर्पण के लिए है। क्या हमारे सभी साथियों को इतनी बातें समझ में आई? तुरंत हमें फायर इमोजी के साथ ये बताइए कि क्या आपको रेखीय आवर्धन समझ में आया? ठीक है, चलिए इसकी चलिए मेरे साथी आपके समक्ष एक नोट, मतलब कि इसे आप नोट में करिएगा। बहुत ही छोटी चीज़ है मगर मोटी चीज़ है, इसलिए कहते हैं जानकारी छोटी हो या बड़ी, जानकारी होनी चाहिए। छोटी देखने में है लेकिन है बहुत बड़ी। इसका प्रयोग जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब करेंगे, तब हमें ध्यान रखना होगा। क्या? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब क्या होगा, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? जब वस्तु की लंबाई से छोटी होगी। ठीक है, ये क्या है? यानी कि इससे वस्तु की लंबाई से बड़ी क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई होगी तो आपका आवर्धन क्या होगा मेरे साथी? आपका आवर्धन क्या होगा? आवर्धन छोटा होगा 1 से। ठीक है, आवर्धन क्या होगा? 1 से छोटा होगा। और यही चीज़ें अगर वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई के, तो आवर्धन क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? फिर वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई से बड़ी प्रतिबिंब की अगर लंबाई क्या हो? प्रतिबिंब की लंबाई हो, तो आपका जो क्या है, आपका आवर्धन यानी कि m 1 से क्या होगा? आवर्धन बड़ा होगा। यहाँ पे क्या है? 1 से छोटा है, यहाँ पे आपका आवर्धन 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। अब आपके समक्ष एक चित्र दिखाई देता होगा। बहू कहाँ दिखाई देता? चित्र दिखाई देता। थोड़ा भोजपुरी भाषा में सुनते हैं। क्या दिखाई देता बहू? चित्र दिखाई देता। अब चित्र दिखाई देता हमारे साथी, तो हैजा था वस्तु की लंबाई हो, जो कि हम O से लिखते हैं। क्या? O से लिखते हैं, यानी कि O बराबर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर छोड़। ठीक है, O बराबर दिया है वस्तु की लंबाई 20, और ये I है क्या? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई दी है I बराबर, तो I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई 30 दे देगा। ठीक, जब 30 दे देगा हमारे साथ ही, तो ये बताओ हमके आवर्धन ज्ञात करेगा तो कैसे ज्ञात करो? बात की बना, आवर्धन हमके ज्ञात करेगा तो हम कैसे ज्ञात करो? तो जरा ध्यान से देखो, हमके m ज्ञात करें तो हमें
लंबाई। अब हम एक सवाल सूत्र पे मान रखेंगे मेरे साथ, तो क्या होगा 30/20, ठीक है, क्या हो जाएगा 30/20। और अब इसे कर देंगे हम, तो 3 दहाने 30, 2 दहाने 20, यानी कि m बराबर 3/2। m बराबर कितना है 3/2, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ करेंगे कितना है 1.5। इसका कहने का मतलब ये क्या है, m आपका m जो है 1 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ये बातें समझ में हमें, ठीक है, है। अब है कहाँ का आवर्धन। अब बात ये आई कि आवर्धन कब धनात्मक हुई, कब ऋणात्मक हुई, ये बात की बहुत ध्यान रखेगा। अब है प्रतिदिन जो आवर्धन आपके बल वो बढ़वन बनी, काहे बनी हुई, काहे थे कि m जोड़ बना 1 से, यहाँ पे देखो 1 से क्या बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जो बना बढ़ेगा बड़ा साइज में क्या होगा बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि m आवर्धन है, तो ये कब माइनस में होगा मेरे साथी और कब प्लस में होगा, कब माइनस में होगा कब प्लस में होगा, इसका ध्यान रखना है हमें। तो देखिए अगर धनात्मक व आभासी व सीधा, ये इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब धनात्मक हो तो अगर यहाँ पे ये धनात्मक होगा तो ये आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसमें कौन बनाता है आपका, तो उत्तल दर्पण। आपको पता है कि उत्तल दर्पण आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर आभासी व सीधा बन रहा है मेरे साथी, ये क्या होगा धनात्मक होगा। और ऋणात्मक की अगर बात करेंगे, ऋणात्मक में आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। और ये किसमें होता है, अवतल दर्पण। अब समझ में आए कि किसमें धनात्मक रहेगा, किसमें ऋणात्मक रहेगा। क्या इतनी अपने सभी छात्रों को समझ में आया। तो चलिए अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए देखिए आपका इस पे कुछ क्वेश्चन क्या है, कैसे है, उसको ध्यान से समझिएगा मेरे साथ। क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन कि किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, किसी भी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण के आवर्धन का मान होगा, आपन दिया है क्या, 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात और ध्यान रखना मेरे साथी, पहले ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तभी बनता है जब आवर्धन क्या हो 1 से बड़ा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा वाला, 1 से क्या होगा बड़ा, राइट आंसर बनेगा ये, बाकी सब नहीं, ठीक है। अब यहीं पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी, यहाँ पे देखिए छोटा व आभासी, छोटा व आभासी से आप ये पता लगा सकते हैं कि छोटा कौन सा दर्पण होता है जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है। आभासी यानी सीधा तो आपका उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है आवर्धन। जब उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है तो आप इन दोनों की कहानी पहले खत्म कर दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऋणात्मक वाली कहानी खत्म। अब बात आती है कि क्या होगा, 1 से बड़ा और धनात्मक होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है छोटा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण आवर्धन का मान होगा। क्या होगा मेरे साथी, जल्दी से बताइए जरा। जिसमें भी छुपा है पहले की तरफ, पहले नहीं बता दिया कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या होगा 1 से बड़ा। अब इसमें क्या कह
छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, एक से छोटा व धनात्मक, राइट आंसर 2। क्या आपको ये बात समझ में आई? अभी हमने जैसा बताया उसी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए मेरे साथी कि इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब है मेरे साथी? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा, आवर्धन का मान क्या होगा, आवर्धन यानी m क्या होगा। कमेंट बॉक्स में करिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ओनली 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 हो गया आपका टाइम। अब देखिए क्या उदाहरण क्या दिया है कि 1 के बराबर व धनात्मक होगा या फिर 1 के बराबर व ऋणात्मक होगा या फिर 1 से बड़ा व धनात्मक या फिर 1 से छोटा व ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम वास्तविक देखो ना, क्या पहले बता दिया बराबर वस्तु के बराबर यानी कि m बराबर कितना होगा, m बराबर 1 यानी कि 1 के बराबर m होगा और वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है या नहीं, और आवर्धन अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से आप धनात्मक की कहानी तो खत्म, ठीक है। क्या होगा, धनात्मक की कहानी खत्म, ना ये होगा और ना ये होगा। अब बात आती है कि 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर हो। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, बराबर क्या है, वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या होगा, 1 के बराबर आवर्धन होगा मेरे साथी, ठीक है, 1 के बराबर होगा और ऋणात्मक होगा क्योंकि ये वास्तविक यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है और अवतल दर्पण। क्या ये तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा, समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा। उदाहरण आपका ऑप्शन है +-1 या फिर प्लस का 1, ठीक है, +-1 है या फिर प्लस का 1 होगा या फिर माइनस का 1 होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर मैं समतल दर्पण की बात बता दूं मेरे साथी, तो समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अब इसमें जाहिर सी बात है, आप ये जान गए कि जो समतल दर्पण है आभासी या सीधा प्रतिबिंब बनाता है मेरे साथी। ये तो किस दर्पण में होगा, ये उत्तल में होगा और उत्तल में क्या होता है, आवर्धन प्लस में होता है। तो ना ये प्लस माइनस, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये प्लस माइनस देख के टिक कर आते हैं, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और माइनस तो होगा नहीं और इसकी कोई बात नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा +1। क्या होगा, +1। क्या आपको इस चारों क्वेश्चन में कोई डाउट है? हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें, ठीक है। स्क्रीनशॉट देखिए मेरे साथी, अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। तो 5वां जो आपका क्वेश्चन है मेरे साथी, वो क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान +1 होता है, क्यों? अभी हमने बताया, क्या बताया, समतल दर्पण के लिए आपका जो आवर्धन का मान होता है +1 होता है, लेकिन क्यों होता है ये भी हमने बताया। इसी में क्वेश्चन हमने पलट दिया। कंफ्यूज हो गया ना, कंफ्यूज होगा कारण जानते रहा बाबू, ध्यान नहीं दे रहा, यही से हम जानते रहे कि तू ध्यान देवा ना है। यही से हम क्वेश्चन के बदल के वही क्वेश्चन सेम बा, बस लास्ट में क्यों लगा दिया है। आओ देखा जाए, कहा था कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान +1 होता है, क्यों? तो
समतल दर्पण, क्या समतल दर्पण सदैव आभासी पर, क्या समतल दर्पण, समतल, ये पांचवें का उत्तर है, समतल दर्पण सदैव आभासी व सीधा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो ये क्या किस दर्पण में जाएगा, उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में आवर्धन आपका धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए आप कह सकते हैं, और एक बात, जब क्या होगा, धनात्मक होता है और प्रतिबिंब कैसा बनाता है मेरे साथी, तो छोटा बनाता है, ठीक है। प्रतिबिंब आपका कैसा बनाता है, बराबर आकृति का आकार का बनाता है। इसमें समतल दर्पण का आवर्धन, ठीक है, बनाता है आभासी, ठीक है, वस्तु की, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, समतल दर्पण के सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। क्या बनाता है, वस्तु की बनाता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा नहीं बनाता है, ठीक है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए m बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 होता है। और ये किसमें है, आभासी अगर बनेगा तो उत्तल दर्पण प्लस में होता है। इसलिए आप लिखते हैं आगे, इसलिए समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान +1 होता है। समझ में आया है, ठीक है। छोटा ना बनाए, कैसे बनाए, बराबर बनाए, ठीक। और आभासी और सीधा, आभासी बनी तो जाहिर सी बात पर सीधा बनी मेरे भाई। जब सीधा बनी तो उत्तल दर्पण की हुई प्रयोग, उत्तल दर्पण में। और हम पहले बता चुके बानी कि जो उत्तल दर्पण में हुई वो क्या हुई, प्लस में हुई, आवर्धन उत्तल दर्पण में प्लस में हुई, ठीक। तो प्लस के 1 हो गए बराबर, यानी कि आवर्धन बराबर 1, ठीक, बराबर बना रहा तो 1 हो गया, यानी 1 आवर्धन के बराबर है या आवर्धन 1 के बराबर, बात खत्म। अब प्लस की बात आई, क्यों, तो क्योंकि ये उत्तल दर्पण में, सिंपल। आगे बढ़े हमारे, देखा प्रश्न नंबर 6 का था कि उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा। बात आई है उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान, उदाहरण ऑप्शन है धनात्मक तथा सदैव 1 से छोटा, या फिर धनात्मक तथा 1 से बड़ा, या फिर ऋणात्मक तथा 1 से छोटा, या फिर ऋणात्मक तथा 1 से बड़ा। बात आई उत्तल दर्पण की, तो ऋणात्मक वाली कहानी पहले खत्म, ठीक, ऋणात्मक वाली कहानी खत्म। अब बात आती है कि दर्पण जो धनात्मक सदैव 1 से छोटा बनाएगा या फिर धनात्मक बड़ा बनाएगा। अब बात यहाँ पे 5वें और 6वें में देखिएगा। अभी जो हमने बताया कि ये सदैव कैसा बनाता है, छोटा बनाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, धनात्मक तो बनाएगा तथा सदैव 1 से कैसा बनाएगा, छोटा बनता है, m बराबर 1 से छोटा बनता है। लेकिन यहाँ पे प्लस इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब, जैसे हमको ले लिया उदाहरण ले लीजिए, हम कोई वस्तु को यहाँ से रखें और यहाँ से इसका प्रतिबिंब सेम यहीं पे बनेगा, ठीक है, इसके बराबर ही जहाँ वस्तु हम रखेंगे उसके नीचे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये दर्पण है, इसके नीचे हमारे बराबर में प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए इस 5वें वाले में m के बराबर बनाता है, इसलिए ये क्या प्लस के 1 हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो बनाएगा वो सदैव छोटा बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट समझने की प्रक्रिया आपको है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान। देखिए उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान बताना है। तो उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है, काफी घटता बढ़ता है। प्रतिबिंब अनंत पे रखोगे तो कहीं वस्तु कहीं अनंत पे रखोगे तो कुछ और प्राप्त होगा,
वक्रता केंद्र पे रखोगे कुछ और प्राप्त होगा, फोकस पे रखोगे कुछ और प्राप्त होगा, और वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच में रखोगे तो कुछ और प्राप्त होगा। फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव के बीच रखोगे तो आपका प्रतिबिंब कहीं और प्राप्त होगा। तो क्या कह रहा है ऑप्शन, क्या है एक से छोटा, एक से बड़ा, एक के बराबर। तो मेरे साथ ही ये तीनों होते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। बस आज का क्लास यही पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। अब कल क्या पढ़ना है उसके बारे में हम जानेंगे कल। इतनी बातें समझ में आई। आज हमने जहाँ तक समझाया मेरे साथी, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा, मैं और अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास करूँगा। बस बदले में क्या चाहिए मेरे साथी, एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नए हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। तब मिलते हैं फिर अगली क्लास में।